माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। यह टारगेट बोर्ड परिवार एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता है। आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए, क्योंकि आज का यह क्लास बिल्कुल लाइव हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जितने सारे भी स्टूडेंट्स डेली हमारे साथ जुड़ते थे उतना ही आज भी हमारे साथ जुड़ेंगे और पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पढ़ाई में नो कंप्रोमाइज। चाहे दुनिया में किसी प्रकार का कोई भी बाधा आ जाए, लेकिन पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय आपका इंतजार नहीं करती। समय तो हमेशा पार होते रहता है, समय गुजरते रहता है। समय किसी के लिए रुका हुआ नहीं रहता है कि आज इंटरनेट नहीं चल रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। समय इंतजार नहीं करता है, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट अभी हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं वो तो लाइव के माध्यम से हमसे पढ़ेंगे ही, और जो स्टूडेंट्स लाइव में नहीं जुड़ पाएंगे वो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देख लेंगे, क्योंकि यह जो वीडियो अभी लाइव चलेगा यह हमेशा हमेशा के लिए यूट्यूब पर टारगेट बोर्ड चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग यदि लाइव में ना देख सकें तो वैसे भाई बंधु जो लाइव में ना आए, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग जरूर देख लेंगे। तो चलिए आज का यह क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे, तो हमने सोचा कि आप लोगों को हिंदी का एक चैप्टर पढ़ा दिया जाए। इसके पहले हम हिंदी का 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। इसलिए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 3, यानी तीसरा चैप्टर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यह चैप्टर है जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हमने क्या क्या सीखा, इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर जो इस चैप्टर के लेखक हैं यह बोल रहे हैं कि भारत से हमने क्या सीखा। तो यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर भी आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है, चाहे ऑब्जेक्टिव रहे सब्जेक्टिव रहे, सब में क्वेश्चन ज्यादा रहता है। तो इसलिए परीक्षा के नजरिए से आपके लिए यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 3, यानी कि चैप्टर 3 है, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो चलिए सबसे पहले आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का सारांश देखेंगे, उसके अलावा फिर लेखक परिचय देखेंगे, और जहां तक भी क्वेश्चन आंसर हो पाएगा हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। बाकी विशेष जो बच जाएगा उसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा लेखक परिचय बताते हैं, यानी कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनके बारे में हम आपको थोड़ा नॉलेज, थोड़ा जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा यह जो चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें, यह एक प्रकार का भाषण है। यह न तो कोई कविता है, न कहानी है, न खुद के ऊपर लिखा गया कोई लेख है, बल्कि यह क्या है, तो यह एक भाषण है। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि नेता लोग कभी भाषण देते हैं तो उनके भाषण को नोट कर लिया जाता है, वैसे ही हमारे यह मैक्स मूलर साहब जो इस चैप्टर के लेखक हैं यही भाषण दिए हैं, और इसी भाषण को यहाँ पर रूपांतरित करके लिखा गया है, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यह जो चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें, इसके लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर साहब है। कौन है, मैक्स मूलर। ध्यान रखिएगा, नाम से ही आपको लग रहा है कि यह भारत के तो रहने वाले नहीं हैं, और कुछ कुछ तो चेहरा से भी लग रहा होगा कि यह बाबू साहब भारत के रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो विदेशी लोग होते हैं उनका चेहरा देखते के साथ ही पहचान में आ जाता है, और इनका चेहरा भी कुछ विदेशी के जैसा ही लग रहा है। इसका मतलब कि यह भारत के नहीं है, और जब भारत के नहीं है तो फिर कहाँ के हैं भाई, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी में। कहाँ में, जर्मनी में। और जर्मनी के कौन से नगर में, तो डेसाउ नगर में। जर्मनी का ही एक नगर है जिसका नाम है डेसाउ नगर। तो जर्मनी के डेसाउ नगर में इनका जन्म हुआ था। इनका, मैक्स मूलर का, जो इस चैप्टर का लेखक है भारत से हम क्या सीखें, जो इस चैप्टर का लेखक है मैक्स मूलर, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था डेसाउ नगर में। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनके पिताजी का क्या नाम था। इनके पिताजी यानी मैक्स मूलर के पिताजी का नाम क्या था, तो मैक्स मूलर के पिताजी का नाम था विल्हेल्म मूलर। नाम याद रहेगा ना,
ऐसे इनके पिताजी का नाम प्रायः परीक्षा में पूछता नहीं है, लेकिन आपके किताब में दिया गया है, बस आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इनके पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर और इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823, लेकिन इनका मृत्यु हो गया 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, यानी पूरे 1900 ईस्वी। तो अब आप लोग बताइए यह कितना साल बचे? कुल 77 साल बचे, यानी कुल 77 साल तक यह पृथ्वी पर रहे, हमारे बीच रहे। ठीक है ना। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका देहांत हो गया, इनका मृत्यु हो गया। तो इतना तो आप लोग समझ गए। अब चलिए हम आपको बताते हैं इनके कुछ रचना के बारे में। तो इनका एक रचना है हितोपदेश, ध्यान रखिएगा, इनका रचना नहीं है हितोपदेश, चूंकि भारत नाम से ही आपको लग रहा है हितोपदेश, हित के प्रति उपदेश, ठीक है ना। तो हितोपदेश का इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, क्योंकि जब यह भारत आए थे और भारत से जब हितोपदेश को देखे थे तो इनको लगा कि जर्मनी के लोगों को भी इसका जानकारी होना चाहिए, भाई यह चीज जर्मनी के लोग भी पढ़ सकें, इसलिए हितोपदेश का इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। क्योंकि यह जर्मनी के ही रहने वाले थे, इसलिए इन्होंने जर्मन भाषा का अनुवाद किया। जैसे मान लिया जाए कि हम विदेश घूमने के लिए जाते हैं और विदेश में हमें कोई किताब बढ़िया लग गया, उस किताब का कहानी बढ़िया लग गया, ठीक है, तो हम तो उस भाषा को समझ गए। जैसे मान लिया जाए हम विदेश गए, हम उस भाषा को समझ गए, तो हम चाहेंगे कि यह जो कहानी है इसे हम अपने देश में जाकर के लोगों को सुनाएं। और जब अपने देश में हम लोगों को सुनाना चाहेंगे तो विदेशी भाषा में तो लोग नहीं सीखेंगे, देसी भाषा में सीखेंगे। इसलिए इन्होंने देसी भाषा में समझाया, यानी कि यह जर्मन के थे, इसलिए जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया ताकि हितोपदेश सब लोग पढ़ सके, जर्मनी के जितने सारे भी लोग हैं सब लोग हितोपदेश नामक यह पुस्तक पढ़ सके, ठीक है ना। इसलिए हितोपदेश का इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। उसके बाद एक घटना है कि विक्टोरिया ने एक सभा का आयोजन किया था। विक्टोरिया नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे, शायद 1862 ईस्वी में, ठीक है ना। 1862 ईस्वी में विक्टोरिया ने एक सभा का आयोजन किया था। और यह सभा किस लिए हुआ था? सभा सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि मैक्स मूलर को काम दिया गया था कि आप ऋग्वेद और संस्कृत और दूसरी तरफ जो पश्चिमी भाषा है उसमें अंतर स्पष्ट करें। दोनों में क्या भेद है, दोनों में क्या अंतर है, इसको अच्छे तरीके से एक भाषण के रूप में कहना है। संस्कृत भाषा और विदेशी भाषा, यानी हमारे देश का भाषा और विदेशों का भाषा, यह दोनों के बीच में कंपैरिजन करना था भाषण के रूप में। जिसके लिए किनको चुना गया? तो मैक्स मूलर को चुना गया। मैक्स मूलर को यह बोला गया कि संस्कृत में और जो पश्चिमी भाषा है, जो विदेशी भाषा है, उसमें आप अंतर स्पष्ट करके बताइए। इसलिए एक सभा का आयोजन किया गया था जिसमें भाषण के रूप में इनको बुलाया गया था भाषण देने के लिए, ठीक है ना। तो यह इतना जबरदस्त भाषण दिए, इतना जबरदस्त भाषण दिए, संस्कृत और विदेशी भाषा में जब यह अंतर बताना शुरू किए तो संस्कृत का खूब ज्यादा तारीफ किए। इस चैप्टर में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि यह संस्कृत भाषा का बहुत ज्यादा तारीफ किए हैं, यानी इनको खुद अपने तौर पर, इनको पर्सनली संस्कृत भाषा बहुत ही अच्छा लगा था। इसलिए उस सभा में इस संस्कृत भाषा को इस तरीके से पेश किए, संस्कृत भाषा को इतना बढ़िया बताए कि जो विक्टोरिया थी वह इनके भाषण से खुश हो गई, ठीक है ना। जो विक्टोरिया थी वह मैक्स मूलर के भाषण से खुश हो गई, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि से सम्मानित की, ठीक है ना। मैक्स मूलर को किस चीज की उपाधि से? नाइट की उपाधि से, ठीक है ना। जैसे महात्मा गांधी को बापू के उपाधि से, महात्मा के उपाधि से, ठीक है ना, उसी तरीके से मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन मैक्स मूलर सोचे कि भाई हम तो विद्वान आदमी हैं, इतना जबरदस्त भाषण दिए और एक छोटा सा चीज, मतलब एक बहुत छोटा सा चीज दे करके हमको सम्मानित किया गया है, मतलब हमारा बेइज्जती है। इनको लगा कि यह छोटा सा चीज, नाइट की उपाधि से हमको सम्मानित किया गया, हमारा बेइज्जती है, क्योंकि इतना जो छोटा चीज है, इतना छोटा चीज, इतना लेवल के हम नहीं हैं, हम थोड़ा बड़े लेवल के इंसान है। अगर कोई बड़ा उपाधि मिलता तो हम उसे स्वीकार कर लेते, लेकिन चूंकि सिर्फ नाइट की उपाधि देना, इसका कोई तुक नहीं बनता था। इसलिए मैक्स मूलर कहे कि भाई हमें नाइट का उपाधि नहीं चाहिए, और यह नाइट का उपाधि वापस कर दिए। विक्टोरिया को बोल दिए हमें नाइट का उपाधि नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि नाइट का उपाधि हमारे लिए बहुत छोटा है।
और उतना उतना लो लेवल का इंसान हम नहीं है, इसलिए मैक्स मुलर नाइट की उपाधि को वापस कर दिए। लेकिन परीक्षा में पूछता है कि विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था, तो आपको बताना है नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है ना। विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि से, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किसने किया था, तो इसका जवाब होगा विक्टोरिया ने किया था। मतलब क्वेश्चन को सिर्फ अदल बदल के उलट फेर करके आपसे पूछेगा और आपको जवाब भी बताना है। जिस तरीके से विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया, उसी तरीके से चूंकि यह संस्कृत भाषा के अच्छे जानने वाले थे, संस्कृत भाषा का बहुत ज्यादा तारीफ करते थे, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा, ठीक है ना। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा। वेदांती मतलब होता है संस्कृत भाषा को बहुत अच्छे तरीके से जानने वाला या फिर संस्कृत भाषा का विद्वान, ठीक है ना, उसी को वेदांती कहते हैं। तो इसलिए मैक्स मुलर ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती यानी कि विद्वानों का भी विद्वान कहा, ठीक है ना। वेदांतियों का भी वेदांती यानी विद्वानों का भी विद्वान। इसका उपाधि कौन दिए थे, तो स्वामी विवेकानंद, जो कि खुद एक विद्वान व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद जो कि खुद एक विद्वान व्यक्ति थे। जब स्वामी विवेकानंद के बारे में एक कहानी आप लोग जरूर सुने होंगे कि स्वामी विवेकानंद जब भारत की तरफ से अमेरिका में गए थे भाषण देने के लिए, ठीक है ना। अमेरिका में एक भाषण का आयोजन हुआ था जिसमें भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी को जाना था वहां भाषण देने के लिए। जब स्वामी विवेकानंद वहां भाषण देने के लिए पहुंचे तो इनको टॉपिक दिया गया कि आपको शून्य पर बोलना है, आपको जीरो पर बोलना है, शून्य पर। और शून्य पर ही स्वामी विवेकानंद इतना बोले कि पूरे दुनिया वाले लोग इनको देख करके दंग रह गए कि भाई भारत के लोग इतना विद्वान कैसे हो सकते हैं। शून्य पर इनको टॉपिक क्या मिला कि आपको शून्य पर बोलना है, जीरो पर, ठीक है ना। शून्य जो कि अपने आप में कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ है। शून्य जो अपने आप में कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ है। अगर पहले लग जाए तो कुछ नहीं, बाद में लगे तो बहुत कुछ हो जाता है। जो कि विवेकानंद को इसी टॉपिक पर भाषण देने के लिए बोला गया था अमेरिका में जाकर के, और शून्य पर ही यह इतना जबरदस्त बोले कि भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर दिए। और फिर भारत के बारे में भी लोग जानना शुरू कर दिए कि हाँ, भारत में भी कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कि गॉड गिफ्टेड हैं। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद खुद एक विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन यह फिर भी मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहे कि तुम विद्वानों के भी विद्वान हो। यानी समझ सकते हैं कि इसका मतलब कि मैक्स मुलर में कोई ना कोई तो गजब का टैलेंट था, तब ना स्वामी विवेकानंद जैसे विद्वान लोग भी वेदांतियों का वेदांती कह रहे थे। तो यहाँ पर दो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था विक्टोरिया ने, ठीक है ना। नाइट की उपाधि विक्टोरिया के द्वारा दिया गया, और वेदांतियों का भी वेदांती जो उपाधि है यह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया था। याद रहेगा ना, वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद और नाइट की उपाधि विक्टोरिया के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा। अगर ईस्वी पूछ दे तो आप लोग बता दीजिएगा कि जो नाइट की उपाधि 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किनको? मैक्स मुलर को। ऐसे ईस्वी नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है ना। 1862 ईस्वी में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो लेखक के बारे में इतना परिचय आप लोगों के लिए काफी है, इससे ज्यादा आपके परीक्षा में कभी पूछेगा भी नहीं। जितना आपके लिए जरूरी था वह हम आपको बता दिए, ठीक है ना। जितना आपके लिए जरूरी था वह हम आपको बता दिए। चलिए, तो लेखक परिचय के बारे में सब कुछ समझ गए ना। लेखक कौन है? मैक्स मुलर है। यह जो चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, अपने आप में क्या है, भाषण है। परीक्षा में पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, भारत से हम क्या सीखें, पाठ की कौन सी विद्या है। इस तरीके से क्वेश्चन रहता है, भारत से हम क्या सीखें, पाठ की कौन सी विद्या है। तो जाहिर सी बात है भाषण है, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 जर्मनी के डेसाउ नगर में। पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। मौत 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ। रचना हितोपदेश का जर्मन अनुवाद किया। हितोपदेश हिंदी में था जिसको जर्मन में अनुवाद किए। विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया, जो कि फिर बाद में वापस कर दिए थे। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा। यहां तक सब कुछ कंप्लीट है, नो प्रॉब्लम। यहां तक सब कुछ कंप्लीट है ना। चलिए
अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का सारांश। सारांश यानी कि यह जो चैप्टर लंबा चौड़ा है इसको हम लोग 1-1.5 पेज में देख लेंगे। ऐसे तो आपके किताब में 4-5 पेज में दिया गया है, लेकिन सारांश शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। सारांश शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है और मुश्किल से 1-1.5 पेज काफी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारांश को ध्यान से समझेंगे। हम सारांश में ही पूरा कहानी आपको बता देंगे। अगर आप लोग सारांश ध्यान से देखते हैं तो सारांश में ही हम पूरा कहानी बता देंगे। और सारांश भी हो जाएगा आपके परीक्षा में 5 से 7 नंबर का पूछता है। पहले तो 10 नंबर का पूछता था, लेकिन अब 5-7 नंबर का पूछता है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारांश जरूर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सारांश देखते हैं। इस कहानी में मुख्य रूप से मैक्स मूलर के द्वारा भारत के बारे में बताया गया है कि भारत कितना सुंदर देश है, भारत में क्या खूबी है, ठीक है ना। इस तरीके से पूरे प्योर भारत के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है भारत से हम क्या सीखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत के बारे में आखिर मैक्स मूलर क्या कहते हैं। ऐसे आप लोग भी जानते होंगे कि भारत हमारा एक ऐसा देश है जो कि पूरे दुनिया के लोग इसकी पूजा करते हैं। भारत का सभ्यता संस्कृति पूरे दुनिया भर में फेमस है। आज भले लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं और जो पश्चिमी वाले लोग हैं वह भारत की सभ्यता को अपना रहे हैं, और भारत खुद अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ते जा रहा है। भारत की सभ्यता संस्कृति का पूजा पूरे विदेशों में होता था। जब यहाँ से लोग पढ़ाई करके विदेश में जाते थे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में आते थे लोग पढ़ने के लिए, और यहाँ से जब पढ़ाई करके लोग विदेशों में जाते थे तो भारत का गुणगान करते थे कि हाँ, अगर कोई देश है तो वह भारत देश है, जहाँ का सिविलाइजेशन और कल्चर यानी कि सभ्यता और संस्कृति देखने लायक था। इसका लोग गुणगान करते थे। और वही गुणगान यहाँ पर कौन कर रहे हैं? मैक्स मूलर कर रहे हैं इस चैप्टर में भारत के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं कि मैक्स मूलर क्या क्या चीज बोले हैं भारत के बारे में, तो ध्यान से समझिए। भारत से हम क्या सीखें शीर्षक कहानी उस भाषण का अनुवाद है जिसमें मैक्स मूलर यह बताना चाहते हैं कि विश्व का अगर किसी देश ने सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज सीखा है तो वह भारत देश से सीखा है। यानी कि मैक्स मूलर कहते हैं कि अगर दुनिया को कोई सभ्यता संस्कृति सिखाने वाला देश है, अगर दुनिया को किसी ने रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सिखाया है तो वह देश कौन है? वह देश भारत है। वह देश भारत ही है जिसने पूरी दुनिया को सभ्यता और संस्कृति सिखाया। यानी कि शुरुआत से ही भारत का जबरदस्त तारीफ किए हैं कौन? मैक्स मूलर, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि पूरे विश्व भर में अगर किसी देश को सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज सिखाया है तो वह देश कौन सा है? भारत है। भारत ही पूरे विश्व को सिखाया है, ठीक है ना। हमारा भारत देश अन्य धान और प्राकृतिक सुंदरता से हरा भरा है। मैक्स मूलर कहते हैं कि हमारा भारत जो देश है, यानी है तो यह जर्मनी के, लेकिन भारत का तारीफ कर रहे हैं क्योंकि यह भारत के सच्चे देशभक्त थे, अपने आप को यह भारतीय मानते थे। मैक्स मूलर कहते थे कि हम जर्मनी के नहीं हैं, हम भारतीय हैं, भारत भक्त थे, ठीक है ना, भारत भक्त थे। यह कहते हैं कि हमारा देश भारत धन्य धान और प्राकृतिक सुंदरता से हरा भरा है। लेखक ने हर दृष्टिकोण से भारत को एक परिपूर्ण देश कहा है। यानी लेखक मैक्स मूलर हर एक दृष्टिकोण से, चाहे आप जैसे आ जाओ, भारत ही आगे है। चाहे आप किसी भी दृष्टिकोण से देख लो, भारत ही आगे है, ऐसा वर्णन किए हैं, ठीक है ना। लेखक के अनुसार अगर धरती पर कहीं स्वर्ग दिखाई पड़ता है तो वह भारत देश ही है। लेखक कहते हैं कि भारत के भूतल पर स्वर्ग की छटा निखर रही है। आपके किताब में इस पंक्ति का उपयोग किया गया है कि भारत के भूतल पर स्वर्ग की छटा निखर रही है। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहां के धरती पर ही स्वर्ग दिखलाई पड़ता है, ठीक है ना। भारत ही एक ऐसा देश है जहां के धरती पर स्वर्ग की छटा दिखाई पड़ती है। लगता है कि हमारे भारत देश के भूमंडल पर स्वर्ग उतर करके आ गया है, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है ना। इतना जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं भारत का। भारत को स्वर्गों का नगरी कहा जाता है, ठीक है ना। किनके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार, और हमारे अनुसार भी, क्योंकि हम भी एक भारतीय हैं तो भारत का तारीफ करना बनता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां धरती पर स्वर्ग दिखाई पड़ता है।
भूतल पर स्वर्ग की छटा निखर रही है, तो वह देश कौन सा है? हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। ठीक है ना? इन्हें गांव का नजारा मनमोहक लगता है। जब मैक्समुलर साहब गांव में गए तो इनको गांव का नजारा बहुत ही ज्यादा मनमोहक लगा। गांव के लोगों को देख करके प्रसन्न हो गए, गांव को देख करके प्रसन्न हो गए, और यह कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि भारत के सच्चे दर्शन और आत्मा का निवास गांव में ही होता है। मैक्समुलर इस भाषण में कहते हैं कि भारत के सच्चे दर्शन करने हैं तो आप लोग गांव में चल जाओ, शहरों में मत जाओ। भारत का यदि सच्चा दर्शन करना है, यदि भारत के बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते हो, तो भारत के गांव में चल जाओ, भारत के गांव के लोगों को देखो। अगर भारत का आत्मा कहीं निवास करती है तो वह गांव में निवास करती है। ठीक है ना? भारत का आत्मा कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है, न कि शहरों में, क्योंकि शहर बहुत ज्यादा प्रदूषित होते हैं। उस समय समझ जाइए कितना 100 साल 150 साल पहले यह आए थे, और उस समय भी यह शहरों का तारीफ नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शहर बहुत ज्यादा प्रदूषित हैं, शहर बहुत ज्यादा प्रदूषित हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यह कहते हैं कि शहर बहुत ज्यादा प्रदूषित है, और साथ ही साथ भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है, यानी कि यहाँ सोना का कोई कमी नहीं है। भारत एक धनी मानी देश है। और सोने का चिड़िया या भारत को क्यों कहते हैं पता है? क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, और जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था, जिस समय अंग्रेजों का यहाँ शासन था उसी टाइम का बात है, और जिस समय वारेन हेस्टिंग, नाम ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग जिस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उस समय वाराणसी के पास, जिसको आप लोग अभी बनारस बोलते हो, तो वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। कितना? 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा, 172 घड़ा मिला, जिसमें सिर्फ सोना का सिक्का ही भरा हुआ था। इसलिए मैक्समुलर कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया है। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप लोग? वाराणसी के पास 172 घड़ा मिला। घड़ा, घड़ा आप लोग जानते होंगे ना, उसमें सिर्फ सोना का सिक्का भरा हुआ था। ठीक है ना? 172 दारिश नामक, कौन नाम ध्यान रखिएगा, 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला था। लेकिन इसका कहानी यह है कि जब वारेन हेस्टिंग को सोने से भरा हुआ घड़ा मिला तो वारेन हेस्टिंग बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। वारेन हेस्टिंग बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया, अरे भाई क्या मिल गया, यह तो बड़ा अजूबा चीज है। और वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि अपने मालिक ईस्ट इंडिया को, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया का ही शासन चलता था, तो ईस्ट इंडिया को पूरा 172 सोना का सिक्का वाला घड़ा भेज दिया ताकि इसको सुरक्षित रखा जाए। ठीक है ना? तो वारेन हेस्टिंग जो भारत का गवर्नर जनरल था, वह 172 दारिश नामक सोने से सिक्कों से भरा हुआ घड़ा ईस्ट इंडिया को भेज दिया। लेकिन ईस्ट इंडिया वाले इसका वैल्यू ही नहीं समझ सके। ईस्ट इंडिया वाले क्या किए, उनके पास जब यह सोना का सिक्का पहुंचा तो सबको गला दिए, सबको गला दिए। और जब फिर बाद में इस बात का जानकारी वारेन हेस्टिंग को मिला तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। वह सोचे कि हम तो एक ऐसा चीज भेजे थे जिसको बचा करके रखने वाला चीज था, जिसको संग्रहालय में रखने वाला चीज था, लेकिन ईस्ट इंडिया इस बात को नहीं समझ पाया और बस सारे सोने के सिक्कों को गला दिया। ठीक है ना? क्या किया? गला दिया। इस बात से वारेन हेस्टिंग्स को थोड़ा तकलीफ भी हुआ था। चलिए, उसके आगे मैक्समुलर यानी कि लेखक कहते हैं कि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिसका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। यानी कि यह भारतीयों के बारे में कहते हैं कि भारतीय लोग इतना ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, इतना ज्यादा तेज होते हैं कि अगर कोई समस्या का समाधान करे, भारतीय लोग अगर किसी समस्या का समाधान करे तो विदेशियों का बहुत सारा समस्या ऐसे ही सोल्व हो जाता है। ठीक है ना? इतना ज्यादा भारतीयों का यह तारीफ करते हैं। कहते हैं कि अगर भारतीय लोग अनेक समस्याओं, क्योंकि भारत अनेक समस्या से भरपूर है, लेकिन अगर भारतीय किसी समस्या का समाधान करे तो यूरोपीय लोगों की अनेक समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाता है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के लोगों के लिए चिंतन का विषय है। कहते हैं कि जो विश्व के लोग जिस चीज को नहीं ढूंढ सके, उस चीज को भारत वाले लोग बड़े आसानी से ढूंढ लेते हैं। ठीक है ना?
जिस चीज को विश्व के लोग नहीं ढूंढ सकते हैं, उस चीज को भारत के लोग बड़े आसानी से ढूंढ लेते हैं। ठीक है ना। जिस बड़ी से बड़ी समस्या को विश्व के लोग नहीं हल कर सकते हैं, उस समस्या को भारत चुटकियों में सॉल्व कर देता है, चुटकियों में हल कर देता है। ठीक है ना। भारत में उचित वातावरण है और ज्ञान का भंडार है। मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत में उचित वातावरण है और ज्ञान का तो कहिए ही मत, ज्ञान का भंडार है, क्योंकि यहाँ पर बहुत विश्व के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी बोलते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम लोग इतने बड़े यूनिवर्सिटी को एक खंडहर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। यह हमारा क्या है, दुर्भाग्य ही है, हमारे गवर्नमेंट का कमजोरी है, हमारे सरकार का यह कमजोरी है कि हमारा सरकार फिर से वैसे विश्वविद्यालय का स्थापना नहीं कर पाया, उस विश्वविद्यालय को फिर से नहीं जगा पाया, हमारा यह कमजोरी है। ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर पूरे विदेशों के छात्र पढ़ने के लिए आते थे, पूरे विदेशों के छात्र पढ़ने के लिए आते थे, और इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि सिर्फ वहां 10,000 से ज्यादा प्रोफेसर थे। समझ सकते हैं, आजकल के कॉलेज में 2-4-10 प्रोफेसर होते हैं, 10 प्रोफेसर 5 प्रोफेसर हो गए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि वहां 10,000 प्रोफेसर थे, 10,000 मास्टर है, तो समझ जाइए कि स्टूडेंट कितना होगा, लाखों स्टूडेंट थे। और सिर्फ भारतीय स्टूडेंट नहीं, विदेशों से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। जैसे अभी भारत के लोग विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा नाम होता है कि अरे भाई कहाँ पढ़ रहा है, फलानमा के बेटा कहाँ पढ़ रहा है, तो विदेश में पढ़ रहा है, नाम होता है ना, फलना के बेटा कहाँ पढ़ रहा है, तो विदेश में पढ़ रहा है। वैसे ही पहले भारत का नाम होता था। जो विदेशी लोग थे वह गर्व से करते थे, जो विदेशी लोग थे वह गर्व से कहते थे, क्या कहते थे कि कहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए भाई, तो नालंदा विश्वविद्यालय में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ऐसा लोग गर्व से बोलते थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य तो वह चीज आज नहीं रहा, एक खंडहर के रूप में बदल गया है। लेखक कहते हैं कि भारत एक जीता जागता संग्रहालय है, जहां पर हर एक चीज का भंडार है। वातावरण और ज्ञान का तो भंडार है ही, और चूंकि यहाँ ज्ञान का भंडार है, इसलिए लेखक मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत एक जीता जागता संग्रहालय है। संग्रहालय में क्या होता है, हर एक चीज को सुरक्षित रखा जाता है, हर एक चीज को बचा करके रखा जाता है। वैसे ही भारत के बारे में यह कहते हैं कि भारत भी क्या है, तो भारत भी एक जीता जागता संग्रहालय है। और मैक्स मुलर के अनुसार भारत की संस्कृत भाषा विश्व के सभी भाषाओं में सबसे बड़ा है। अभी हम आपको बता रहे थे कि यह संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं, भारत के संस्कृत भाषा का यह बहुत ही ज्यादा तारीफ किए हैं, और कहे हैं कि भारत का जो संस्कृत भाषा है यह पूरे विश्व में जितने सारे भी भाषा हैं उनमें सबसे बड़ा है। पूरे विश्व के सभी भाषाओं में सबसे बड़ा कौन है, तो संस्कृत भाषा है। ठीक है ना। संस्कृत के कारण लोगों को एक सही प्रकाश का एहसास होता है, यानी कि संस्कृत के कारण लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, संस्कृत के कारण लोगों को एक सही प्रकाश का एहसास होता है। यानी कि मैक्स मुलर संस्कृत को एक बेजोड़ भाषा मानते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। ठीक है ना। हमारे देश में संस्कृत पढ़ा जाता है। ठीक है ना। हमारे देश में संस्कृत को सबसे शुद्ध भाषा माना जाता है, इसलिए देवी देवताओं का पूजा संस्कृत में किया जाता है। ठीक है ना। संस्कृत बहुत ही शुद्ध भाषा है, और इसलिए मैक्स मुलर संस्कृत भाषा का तारीफ करते नहीं थक रहे हैं कि संस्कृत भाषा पूरे विश्व के सभी भाषाओं में सबसे बड़ा है। संस्कृत भाषा के कारण लोगों को एक सही प्रकाश का एहसास होता है। संस्कृत का तारीफ कर रहे हैं। आगे यह कहते हैं कि इस देश में जितनी विभिन्नताएं पाई जाती है शायद ही किसी देश में पाया जाता होगा। यहाँ हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिनका भाषा अलग है, धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग है, रहन सहन अलग है, सभ्यता संस्कृति अलग है, लेकिन फिर भी लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ बंध करके रहते हैं, समाज में रहते हैं और मिलजुल करके रहते हैं। ठीक है ना। इसलिए यह भारत का तारीफ करते हैं कि यहाँ विभिन्नता बहुत ज्यादा है,
विभिन्नता बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग अलग अलग नहीं रहते, एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, भाईचारे का भाव आपस में रखते हैं। ठीक है ना। यहाँ का भाषा अलग है, धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग है, रहन सहन अलग है, सभ्यता संस्कृति अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग एक हैं। भले ही सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन लोग एक हैं, लोग दो नहीं है। अगर भारत के खिलाफ बोलोगे तो सब लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। भले ही हमारा पहनावा कुछ इस तरीके का है, सिखों का पहनावा कुछ अलग है, मुस्लिमों का पहनावा कुछ अलग है, लेकिन जब भारत पर आंच आएगा तो हम लोग कपड़ा नहीं देखेंगे, रहन सहन नहीं देखेंगे, धर्म नहीं देखेंगे, जाति नहीं देखेंगे, सिर्फ एक ही धर्म देखेंगे, हम भारतीय हैं और भारतीयों के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए मैक्स मुलर कहते हैं कि भले ही हमारा सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी लोग क्या हैं, एक हैं, आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हिमालय से कन्याकुमारी की यात्रा अति सुंदर है। वाह क्या बात है। मैक्स मुलर मतलब तारीफ करते नहीं थके भाषण में। मैक्स मुलर जब भाषण दे रहे थे तो तारीफ करते नहीं थक रहे थे। बोलते हैं कि हिमालय से कन्याकुमारी तक का जो यात्रा है वह बहुत सुंदर है, सुखदाई है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना जाता है, जिसे भाषाओं की जननी कहा जाता है। भाषाओं की जननी, जननी उसको कहते हैं जो जन्म देता है, जननी उसे कहा जाता है जो जन्म देता है। और संस्कृत भाषा को यह जननी कहते हैं। कहते हैं कि संस्कृत से ही सभी भाषा का उत्पत्ति हुआ है, वह संस्कृत भाषा ही है जो सभी भाषाओं को जन्म दिया है। सच बता रहे हैं आपको, जब हम यह कहानी आपको पढ़ा रहे हैं, जब यह चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं। अभी हम में इतना ज्यादा एनर्जी है कि मत पूछिए, इतना हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भारत का तारीफ हो रहा है और भारत का तारीफ करते हम खुद भी नहीं थकते हैं। इसलिए आज आप लोग फील कर रहे होंगे कि हम में थोड़ा एनर्जी ज्यादा है। ठीक है ना, हम में थोड़ा एनर्जी आज ज्यादा है। ठीक है ना। तो यह कहते हैं कि संस्कृत भाषा क्या है, तो संस्कृत भाषा भाषाओं की जननी है। हमारे देश में जितने सारे भी भाषा हैं, सबका जननी है कौन, संस्कृत भाषा, जो हमें अतीत से लेकर, अतीत मतलब बहुत समय पहले, इतिहास, इतिहास अतीत मतलब बहुत समय पहले जो बीत गया, तो अतीत से लेकर सुंदर भविष्य तक जोड़ने का कार्य करती है। यानी संस्कृत भाषा को यह बोलते हैं, यह बहुत समय पहले से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आगे भी बहुत समय पहले तक जुड़ा रहेगा, आगे भी बहुत आगे तक जुड़ा रहेगा। यानी कि संस्कृत भाषा एक सेतु का काम कर रही है। ठीक है ना, एक पुल का काम कर रही है, जो हमें इस छोर से इस छोर को जोड़ता है, यानी कि अतीत से भविष्य को जोड़ रहा है। वर्तमान तो बीच में रह गया, अतीत से भविष्य को जोड़ने का काम कौन करता है, संस्कृत भाषा। ठीक है ना। हमारा भारत एक ऐसा देश है जो दुश्मनों को भी गले लगाता है। हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जो पहले किसी देश को दुश्मन नहीं कहता, किसी देश पर पहला गोली भारत का नहीं चलता, बल्कि दुश्मनों को यह गले लगाना जानता है। आज भी जब कभी लड़ाई होता है तो गोली हमारे तरफ से नहीं चलता है। जब दुश्मन एक गोली चलाते हैं उसके बाद हम भी नहीं रुकते, हमारे तरफ से भी 100 गोली चलता है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। लेकिन हाँ, भारत का एक नियम है कि पहला गोली हमारे तरफ से नहीं चलना चाहिए, पहला गोली हमारे तरफ से नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब हम पर गोली चल जाए तो फिर रुकना भी नहीं है। भारत का यह नियम है, भारत का एक बहुत कठोर नियम है। भारत का एक कहावत है, पहला बार हम नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारे पीछे वार करोगे तो हम तुम्हें आगे सीने पर मारेंगे, रगेद रगेद के मारेंगे। ठीक है ना। ऐसा है हमारा भारत। हमारे भारत में अतिथि को देवता माना जाता है, अतिथि देवो भव। हमारे भारत में अतिथियों को देवता माना जाता है, लेकिन कहां पर, गांव में। गांव में अगर गांव में कोई अपरिचित व्यक्ति भी आते हैं, आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो एक चीज जरूर देखते होंगे कि अगर कोई अपरिचित व्यक्ति जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर वैसे व्यक्ति भी हमारे दरवाजे पर आ जाएं तो फिर हम उनको अच्छे से स्वागत करते हैं, अच्छे से बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, हाल चाल पूछते हैं।
लेकिन सिर्फ गांव में, शहरों में ऐसा नहीं है। शहर में आप कहाँ जा रहे हो, हम कहाँ जा रहे हैं, या कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारे अपने से मतलब है, हम अपने काम के लिए हैं, आप अपने काम के लिए रहिए। लेकिन गांव में नहीं, अगर कोई आदमी लाचार है तो उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि गांव में सहयोग का भावना होता है। गांव में सहयोग का भावना है, लेकिन शहर में नहीं। शहर में अगर आप किसी से हेल्प मांगोगे तो जल्दी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा, लेकिन गांव में एक बुलाओगे 10 आएगा। यही है शहर और गांव में अंतर, ठीक है ना। शहरों में प्रेम नहीं बसता है और गांव के हर एक रग रग में प्रेम बसता है। इसलिए मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत का जो असली रूप है वह गांव में देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। भारत का असली सच्चा रूप का दर्शन कहाँ होता है, गांव में होता है। भारत हमारा एक ऐसा ऐसा देश है जो दुश्मनों को भी गले लगाता है। मैक्स मुलर ने भारत को एक प्रयोगशाला के रूप में देखे हैं, जिसमें सीखने सिखाने की योग्यता पाई जाती है। जैसे प्रयोगशाला में आप लोग क्या करने के लिए जाते हैं, प्रयोगशाला में आप लोग क्या करने के लिए जाते हैं, सीखने के लिए, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। तो यहाँ पर मैक्स मुलर भारत को एक प्रयोगशाला कहे हैं, कि भारत एक ऐसा प्रयोगशाला है जहां पर आप लोग सीख सकते हैं, दूसरे को सिखा सकते हैं, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर के मैक्स मुलर भारत के तारीफों का पुल बांधते नहीं थक रहे हैं। मैक्स मुलर इस भाषण में भारत का अंधाधुंध तारीफ कर रहे हैं, जो कि सच सच है, ठीक है ना। जो कि बिल्कुल सच है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना सब कुछ सुनने के बाद आप लोगों को भी गर्व हो रहा होगा कि हम भी एक भारतीय हैं, ठीक है ना। हमें खुद पर्सनल तौर पर बहुत ज्यादा गर्व होता है कि हम भी एक भारतीय हैं। हम उस सभ्यता संस्कृति में जन्मे हैं जिस सभ्यता संस्कृति का पूजा पूरे विश्व के लोग करते हैं। हमारा जन्म एक ऐसे मिट्टी में हुआ है जिस मिट्टी को लोग माता मानते हैं, ठीक है ना। हमारा जन्म एक ऐसे देश में हुआ है इस देश को माता माना जाता है। हमारा देश उस माटी में हुआ है जहां सोना बसता है, सोना उपजता है। समझ जाइए, जिस माटी से सोना उपजता है और उसी माटी से हम भी जन्म लिए, तो क्या हम सोना नहीं हुए, हम भी एक सोना है, ठीक है ना। और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उस माटी की रक्षा करें जिसने हमको जन्म दिया। हम उस माटी की रक्षा करें, हम उस माटी की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे दें जिसने हमारा जन्म दिया, ठीक है ना। तो बहुत बहुत भारत के बारे में जितना तारीफ किया जाए कम है, लेकिन आज के कुछ नेता लोग हैं जो भारत को बर्बाद करते जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक कुल मिलाकर के आपका क्या था, यहां तक आपका सारांश था। तो यहां तक आपका सारांश खत्म हो गया भाई, सारांश बिल्कुल खत्म। पूरा चैप्टर हम आपको एकदम 3 पेज में ही समझा दिए, बस 3 स्लाइड में आपका यह पेज खत्म। पूरे चैप्टर का जो निचोड़ था, भारत से हम क्या सीखे, पूरे चैप्टर का जो निचोड़ था हम आपको बता दिए। पूरे चैप्टर का निचोड़ हम आपको बता दिए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से। मैक्स मूलर साहब, भारत से हम क्या सीखें, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ताकि आप लोग सारांश लिख सकें। सारांश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए आप लोग, और साथ ही साथ इसका भी ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए फटाफट से, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। तो आज के इस क्लास में हम आपको यह चैप्टर पढ़ाए। नालंदा जिला से कोई है भाई? अरे नालंदा जिला से खुद हम हैं, नालंदा जिला से खुद हम हैं, दूसरे का क्या बोले। आपके गुरु जी ही नालंदा जिला के हैं, ठीक है ना। चलिए।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कुछ समझ गए। सब कुछ समझ गए ना? तो क्या किया जाए, क्वेश्चन आंसर अब अगले क्लास में। क्वेश्चन आंसर को हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। एक बार फिर से आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम ना हो। कुल 15 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कुल 15 क्वेश्चन इस चैप्टर में है, आप लोग किताब में देख लीजिएगा। कुल 15 क्वेश्चन है और अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे कि 15 क्वेश्चन का जवाब आपको बता दें। ठीक है ना? कुल 15 क्वेश्चन है जिसका जवाब हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो अगले क्लास में बहुत ही बेजोरदार क्लास चलेगा। लेकिन अभी ये क्या बात हुआ भाई, इतना एनर्जी के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो भाई। यह तो अन्याय वाली बात है। फिर तो देशभक्ति है नहीं आप में, हैं? बताइए। भारत के बारे में चर्चा होता है तो फिर भारत के नाम पर एक लाइक तो बनता है ना। भारत के नाम पर एक लाइक बनता है। भारत के नाम पर आप लोग लाइक करिए यार। इतना एनर्जी के साथ हम पढ़ा रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैप्टर को भली भांति समझ गए होंगे। अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किताब में इतना लंबा चौड़ा थोड़ा कठिन भाषा में इस चीज को समझाया गया है जिससे शायद आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, लेकिन हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से करके समझा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर को आप लोग समझ गए होंगे। तो अब अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग तैयार रहिए। और जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगे के हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में आप लोग बताना मत भूलिएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है ना? कमेंट में आप लोग बताना मत भूलिएगा। कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। कमेंट अगर भूल गए तो फिर हमको भूल गए। कमेंट से हमको एनर्जी मिलता है। कमेंट जब आप लोग का पढ़ते हैं ना तो आंख ठंडा जाता है, जितना भी थकान रहता है दूर हो जाता है आप लोगों के तारीफ से। जिस तरीके से यहाँ मैक्स मूलर भारत का तारीफ कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में जब तारीफ करते हो ना हमारे स्टडी स्किल का, पढ़ाने के तरीके का, तो फिर एनर्जी मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि और अच्छे तरीके से करवाएं। ठीक है ना? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। तो अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज, अगर आप लोगों को नोट्स लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 8114532021। अगर किन्हीं भी स्टूडेंट को नोट्स लेना है तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। और दूसरी बात, आपको हम बोले थे जीके सागर पे डेली लाइव क्यूज करने के लिए। तो जीके सागर पर कितने लोग आते हैं और लाइव क्यूज करते हैं बताइए? तो जीके सागर पर हम बोले थे आपको लाइव क्यूज करने के लिए। जीके सागर पर कितने लोग आते हैं? फटाफट से बताइए कि हाँ सर हम आए थे, लाइव किए थे। जीके सागर, क्योंकि जनरल नॉलेज का भी जानकारी होना आपके लिए बहुत बड़ा चीज है, बहुत अच्छा चीज है। ठीक है? जीके सागर, अच्छा आए थे। जो नहीं आए हैं जीके सागर पर जरूर आइएगा। जीके सागर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, पर नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। तो चलिए, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।